देखो आज हम लोग को 3 चीजें खत्म करनी है और आखिरी 3 पार्ट है ये। एक तो इनवॉइस यानी बिल को लेके जीएसटी में क्या रूल है। 1 नंबर टॉपिक ये खत्म करना है। 2 है टाइम ऑफ सप्लाई, किस दिन सप्लाई हुआ ये माना जाए, कब माना जाए कि आज के दिन सप्लाई हुआ है कि अगले दिन सप्लाई हुआ है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ सप्लाई हुआ है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने को गो थ्रू करने हैं। हम चालू कर रहे हैं इनवॉइस से। इनवॉइस का मतलब होता है बिल बनाना। तो अगर हम मान लो आपको सामान बेचे, आज ये प्रॉब्लम पता है, अगर सेम मंथ में बिल बना और सेम मंथ में गुड्स पहुंच गया तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जब सर गुड्स पहुंचा 28 जनवरी को, बिल हम बना दिया 2 फरवरी को, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले कैसे मान जा सकता है? चला गया, हम बिल का डेट बात कर दिया, कौन बाद में चेक करने आएगा। बड़ा ऐसा अलाउड नहीं है। हाँ अलाउड नहीं। पॉइंट इतना ये है कि दिक्कत क्या है सर, दिक्कत ये है बेटा कि हम जनवरी में मेरा बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आउटपुट था मान लो और बहुत कम इनपुट था। हमको लगा ऑलरेडी इनपुट आउटपुट का एडजस्ट हो गया, हम ही को जमा करना पड़ेगा। हम बुद्धि लगाया, हम 28 जनवरी को माल भेजा था, लेकिन हम दिखा दिया कि 2 फरवरी का बिल है। अब ये बिल कौन से मंथ में बना है, फरवरी में, तो जीएसटी कौन से मंथ में जमा करना पड़ेगा, मार्च में, क्योंकि बिल बनता है उसके नेक्स्ट मंथ जनरली होता है, अगर कंपोजिट स्कीम नहीं है तो नेक्स्ट मंथ। वॉइस एकदम क्रैक हो के आया, क्लियर नहीं था। अभी आ रहा है वॉइस, अब आ रहा है वॉइस क्लियर। किरण अब वॉइस, तो हम बोल रहे हैं आपका इनवॉइस बना 28 जनवरी को सामान गया, लेकिन हम बिल बनाया 2 फरवरी को, तो हम जीएसटी कब जमा करेगा, मार्च महीने में, है ना, क्योंकि बिल फरवरी का है। तो हम बदमाशी कर गया, क्योंकि हमको 28 जनवरी को अगर हम बिल बना देता तो सर जी आपका फरवरी में जीएसटी जमा करना पड़ता, क्योंकि मेरे जनवरी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आउटपुट था। तो हम बचने के लिए बुद्धि लगा के फरवरी का बना दिए। हिसाब से देखा जाए तो हम ये गलत किए। हाँ सर आप गलत किए सर, इसका डिपार्टमेंट को नहीं बताएगा ये गलती लोग करेंगे या बदमाशी लोग करेंगे, डिपार्टमेंट को सब पता है, डिपार्टमेंट इसीलिए रूल बना दिया। तो इनवॉइस को लेके क्या रूल बनाया कि अगर हम गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं, हम क्या चीज़ बेचते हैं, गुड्स, सर्विस नहीं गुड्स, तो फिर बोला अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल बिल बन जाना चाहिए। रूल क्या बोल रहा है, रूल बोल रहा है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। जब मेरे यहाँ से गुड्स निकले, उसके पहले या उस दिन तक बिल बन जाना चाहिए। अगर मेरे यहाँ से गुड्स निकला 28 जनवरी को, तो या तो 28 जनवरी के पहले की डेट का बिलिंग हो या फिर 28 जनवरी के डेट का बिलिंग होना चाहिए। बात क्लियर? किरण बात क्लियर? सर आपका वॉइस वापस अटक रहा है। एग्जैक्टली, तो मेरा बिल 28 जनवरी और उससे पहले बन जाना चाहिए, यही रूल है। ये कब रूल है सर, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरा जगह। सर बहुत बार गुड्स का मूवमेंट नहीं होता, आप आओगे और मेरे यहाँ से लेके जाओगे गुड्स, ऐसा भी होता है ना बहुत बार। हम आपके यहाँ गुड्स नहीं भेज रहे, आप आओगे और मेरे यहाँ से गुड्स लेके जाओगे। आप बहुत बड़े होलसेलर, हम बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, मेरे फैक्ट्री में 2000 लीटर ऑयल बन गए, हम आपको इन्फॉर्म कर दिया आप आगे ले जाना, तो फिर होगा जिस दिन डिलीवरी हुआ। अगर गुड्स का मूवमेंट हम करवा रहे हैं तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स बिल बन जाना चाहिए। सर ऑन भी काउंट होता है क्या? हाँ सेम डे भी बनने से चलेगा ना। मानिए अगर हम तुमको आज डिलीवरी, आज हम तुम्हारे लिए, मेरे फैक्ट्री से आज गुड्स निकल रहा है तुम्हारे लिए, डिपार्चर अराइवल अगर सेम डे हो गया तो डिपार्चर अराइवल सेम डे। डिपार्चर अराइवल से हमको मतलब ही नहीं, डिपार्चर से मतलब है हमको। सर मानिए फॉर एग्जांपल मेरे फैक्ट्री से माल निकला कोई क्लाइंट के यहाँ जाने के लिए, ठीक है, डेट बोलो 1 तारीख, ठीक है, और सेम डे बिल बनाया हमने, पहले मैं माल भेज दूँगा मेरे विदाउट बिल, और कोई बीच में जीएसटी ऑफिस पकड़ा तो मैं बोलूँगा, वो तो तुम्हारा केस है। तो सर ये तो रूल के हिसाब से हम तो बोल ही रहे इसीलिए कि ऑन और बिफोर बिल बन जाना चाहिए, बिफोर रिमूवल। मेरे यहाँ से निकलने के पहले बिल बन जाना चाहिए, तो बोल ही रही है बात। हम तो ये कि बिल ऑफ फ्री डिलीवरी हो सकता है, हम बोल रहे हैं ऑन और बिफोर रिमूवल,
बिफोर रिमूवल मतलब मेरे फैक्ट्री से निकलने के पहले या मेरे फैक्ट्री से निकलने वाले दिन बिल बन जाना चाहिए, बिल निकलते वक्त, बुक्स निकलते वक्त। लेकिन अगर तुम आके डिलीवरी लेकर जाएगा, ऐसा कंडीशन है, देन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बिल बन जाना चाहिए, बिफोर नहीं। बात क्लियर है किरण? यस सर। और यही अगर हम आपको सर्विस बेच रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम सर्विस बेच रहे हैं, हम आपको कंप्यूटर में कुछ आपका सर्विस कर दिया, मान लो IT सर्विस, यानी हम आपको सर्विस बेच रहे हैं, हम आपको इंश्योरेंस करके दिए, तो फिर उस केस में क्या होगा? इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, सप्लाई से 30 दिन के अंदर अंदर बिल बन जाना चाहिए। इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। सर वो होलसेल वाला जो एग्जांपल था वो फिर से बोलेंगे? उसमें ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी मतलब जब उसके पास वो यहाँ से लेके निकला और उसके पास वहाँ पहुँच गया। ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी मतलब मेरे यहाँ से जब वो डिलीवरी लिया, मतलब वो मेरे यहाँ से ये गुड्स को पिक किया, जब लेके निकला। हाँ, यहाँ पे ऑन और बिफोर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बोला है सर्विस के केस में क्या बोल रहा है? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। मतलब सर अगर आप हमको मंथली टू मंथली पढ़ा रहे हैं, मान लो हम आपको 1 अप्रैल को पढ़ाना चालू किया, तो 30 अप्रैल को आपका महीना खत्म, बिल कब तक बन जाना चाहिए? 30 मई तक। मतलब यहाँ हमको 30 days का टाइम दिया सर्विस के केस में, ठीक है ना। गुड्स के केस में आप सिंपल बात रखो, ऑन और बिफोर रिमूवल, और सर्विस के केस में 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। और यही अगर आप इंश्योरेंस या बैंकिंग या NBFC का बिजनेस करते हो तो 45 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। तो गुड्स के केस में क्या बोलेंगे? ऑन और बिफोर रिमूवल। सर्विस के केस में क्या बोलेंगे? नॉर्मली 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, या फिर इन केस ऑफ इंश्योरेंस या बैंकिंग नॉर्मली 45 days फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई। ये जो सर्विस का 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई मतलब हम तुमको पढ़ाया 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। सिर्फ पढ़ाना तो ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड का हो गया, मानिए TCS या कोई IT कंपनी। हाँ, तो वो भी पीरियड का ही होता है। अगर मानिए आज मान लिया हम तेरा ऑनलाइन, आज तेरा कंप्यूटर रिपेयर करके दिया, ऑनलाइन में रिपेयरिंग करके दिया, सर्विस दिए, कोई वायरस का तुमने से कांटेक्ट किया, हम तेरा ऑनलाइन वर्चुअल मोड में ठीक कर दिया, हम ठीक करके कब दिया? 25 मान लिया 25 मई को, तो यानी 25 जून तक, 24 जून तक बिल बन जाना चाहिए। सर ऑन गोइंग सर्विस का मैं पूछ रहा हूँ, मानिए अगर यहाँ 1 साल का कोई करवा दे, 1 साल का, तो जितना जैसे जैसे मंथ कंप्लीट हो रहा है, या तो अगर तुम्हारा पेमेंट मंथली हो रहा है, और अगर तुम्हारा पेमेंट एक बार में हो रहा है तो एक बार का बिल। तो फिर 30 days में का फिर क्या होना चाहिए? जिस दिन सर्विस खत्म होगा वहां से 30 days। ओके, खत्म होने से 30 days। वही तो बोला, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। ठीक है किरण? यस सर। तो यहाँ पर ये था आपका रूल फॉर द इनवॉइसिंग। छोटा मोटा और 2-4 बात करने। मस्ट बी 3 कॉपीज, बिल 3 कॉपी में बनेगा। ओरिजिनल कॉपी गुड्स या सर्विस के रिसिपिएंट को मिल जाएगा, डुप्लीकेट कॉपी आप अपने पास रख सकते हो, और डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर को दे दो, और ट्रिप्लीकेट कॉपी, तीसरा कॉपी आप अपने पास रख लो। और अगर ट्रांसपोर्टर वाला किस्सा नहीं है, अब जैसे तुम ग्रेट ईस्टर्न में गए और एक वॉशिंग मशीन खरीदे और तुम खुद ही डिलीवरी ले आए, तब तो कोई ट्रांसपोर्टर का झमेला ही नहीं है, तो उस केस में 2 कॉपी बनेगा बिल। तो प्रैक्टिकली एक बात और क्या जान गया, बिल का कितना कॉपी बनेगा? 2 या 3। अगर ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है तो 3। 1 कॉपी बायर को मिल जाएगा ओरिजिनल वाला, 1 कॉपी सप्लायर अपने पास रख लेगा, और 1 कॉपी ट्रांसपोर्टर को दे देगा जो डिलीवरी दे रहे। ठीक है? यस सर। और सर्विस के केस में तो हमेशा 2 ही बिल बनेंगे, क्योंकि सर्विस में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं हो सकता। हम तुमको पढ़ाए तो हम देने वाले, तुम लेने वाला, तो तुम हमारे दोनों बीच में हो रहा, मतलब हम दोनों को 1-1 कॉपी बिल का रखना, तो 3 कॉपी या 2 कॉपी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम रजिस्टर्ड सप्लायर हो, अगर तुम रजिस्टर्ड सप्लायर हो तो टैक्स इनवॉइस दोगे। मतलब तुम्हारा जो बिल बनेगा उसमें GST का अमाउंट अलग से मेंशन होना चाहिए प्रॉपर्ली एकदम। अगर तुम GST में रजिस्टर्ड हो और तुम नॉन रजिस्टर्ड हो तब तुम नॉर्मल बिल दे सकते हो। अगर तुम GST में रजिस्टर्ड ही नहीं हो तब
तुम नॉर्मल बिल दोगे उसमें जीएसटी मेंशन नहीं करना। लेकिन अगर तुम रजिस्टर्ड सप्लायर हो तो तुमको बिल में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, ऊपर लिखा भी होना चाहिए टैक्स इनवॉइस, और बिल में प्रॉपर्ली जीएसटी का ब्रेकअप पूरा डिटेल के साथ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? एक और छोटा बात है, तब तक टैक्स इनवॉइस रिक्वायर्ड नहीं है सर। दो केस में टैक्स इनवॉइस रिक्वायर्ड नहीं है, एक तो जो रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और इनवॉइस का वैल्यू भी 200 रुपये से कम है। रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और बिल का वैल्यू 200 से कम है, तब भी जीएसटी नंबर या वो सब जीएसटी का अमाउंट वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और या फिर अगर सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है तब तो वैसे भी बिल में जीएसटी नहीं होगा। मतलब दो ही केस है जब बिल टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, नॉर्मल बिलिंग होगा। एक जब सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है, दो जब बायर अनरजिस्टर्ड है और बिल का वैल्यू 200 रुपये से कम है, तो तुम विदाउट जीएसटी लिखे भी बिल फाड़ सकते। बायर अनरजिस्टर्ड है और बिल का वैल्यू 200 रुपये से कम है। ठीक है, ओके सर। अब एक बहुत बड़ा मजेदार पॉइंट है, ऐसा बहुत सारा दुकानदार है सर जो 20 रुपया का पेंसिल बॉक्स बेचा, 25 रुपया का शॉर्पनर बेचा, 50 रुपया का स्केल बेचा, सर वो तो जीएसटी नहीं लेता ना तो बिल फाड़ता है। होता है ना ऐसा। अब नॉर्मल दुकानों में जब जा रहे हो वो क्या कोई बिल फाड़ता है क्या? तुम क्या अगर बगल वाली दुकान से कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेकर आते हो तो तुमको इनवॉइस देता है क्या कोई? सर अभी तो आप बोले 200 रुपये के नीचे का तो इनवॉइस नहीं होगा। बेटा कोल्ड ड्रिंक तो 200 का ज़्यादा का भी ला सकते। मान लो हम गया बगल वाला दुकान में, बिस्किट चिप कोल्ड ड्रिंक सब कुछ लेके 3000 रुपये का परचेजिंग किया, लेकिन क्या वो हमको कोई ऐसा बिल मिल देगा क्या किरण? नो सर, अगर डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप में है तो हाँ एग्जैक्टली, अगर वो बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का नहीं है, मोर या स्मार्ट बाजार या बिग बाजार टाइप का, सर वहाँ दे देते हैं। वहाँ तो आप 50 रुपये का भी खरीदोगे तो बिल दे देगा वो। लेकिन बेटा जी बाकी जगह तो नहीं होता, तो सर वो लोग कैसे बिलिंग करे? वो लोग क्या करते हैं, एंड ऑफ द डे कंसोलिडेटेड बिल बना के रख देते। पूरा दिन में जो माल बिका ना उसका एक सिंगल बिल बना के रख देते, क्योंकि जीएसटी तो उनको भी जमा देना है कि नहीं देना है? तुमसे जीएसटी तो ले ही लिया ना बेटा वो लोग। एमआरपी जब लेता है, एक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल पे जब 20 रुपये एमआरपी लिखा होता है बेटा, उस 20 रुपये में जीएसटी इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है, ब्रैकेट में पढ़ना। तो दुकानदार तुमसे तो जीएसटी ले ही लिया, तो बेटा जी जीएसटी वो जमा भी करेगा अगर तुमसे ले लिया है तो। हाँ सर करना पड़ेगा। तो फिर वो कैसे दिखाएगा डिपार्टमेंट को? वो एक कंसोलिडेटेड बिल बना देगा पूरे दिन के सेल का, जोड़ जाड़ के सब कुछ, और एक बिल बना के अपने पास रखेगा, ताकि जब डिपार्टमेंट में जमा करे तो यही होगा। और कैसे हो, यही लिखा है रूल में। अब आता है इनवॉइस में क्या क्या, वो जो टैक्स इनवॉइस आप बोल गई, शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, राइट है शॉर्ट नोट ऑन टैक्स इनवॉइस। सर टैक्स इनवॉइस में क्या क्या डिटेल होगा? दो मेन बात होगा, बाकी सब टाइम पास होगा। देखो सर, बाकी पार्टी का नाम, गुड्स का दाम, गुड्स का नाम, पर पीस का रेट, सब बच्चा वाला बात है कि नहीं? तो बिल में रोज देखती है। इनवॉइस नंबर दो मेन बात होगा, एक इनवॉइस नंबर टाइप्ड होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ नहीं। इनवॉइस नंबर जो लिखता है ना, बिल नंबर, वो टाइप्ड होना चाहिए, प्रिंटेड, वो हाथ से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात होगा जीएसटी नंबर, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात होगा HSN कोड। तीन इंपॉर्टेंट बात होता है, जीएसटी नंबर, जीएसटी का, सर जीएसटी का ब्रेकअप भी होगा, वो भी एक काम का बात है, कितना IGST, CGST, SGST कितना है बिल में, पूरा जीएसटी का वैल्यू का डिटेल, एक नंबर बात। दो नंबर बात जीएसटी नंबर। तीन नंबर बात बिल का इनवॉइस नंबर, वो भी टाइप। सर जीएसटी नंबर बिना टाइप के चलेगा? हाँ चलेगा। तुम हाथ से जीएसटी नंबर लिख दो वो भी मानेंगे। बिना टाइप के मतलब बिना टाइपिंग वाला, हाथ से लिख के भी दे दो। लेकिन इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर अगर आ गया ना और वो तुम्हारा बिलिंग में हाथ से बिल नंबर लिखा हुआ देगा ना, तो पहले बोलेगा तुम गड़बड़ करने के लिए कर रहा था। तुमको जो बिल दिखाना नहीं है जीएसटी को, तुम उस पर नंबर नहीं लिखते, तुम बदमाशी करते।
भैया बिल नंबर टाइप चाहिए, बाकी चीज हाथ से लिखे चलेगा? हाँ चलेगा। तो टैक्स इनवॉइस में देखो क्या क्या होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस, और अपना नाम और एड्रेस होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, दुकान का नाम और एड्रेस तो लिखेंगे। जीएसटी नंबर होना चाहिए सप्लायर का भी, और अगर सामने वाला भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका भी जीएसटी नंबर लिखो बिल पे। अपना जीएसटी नंबर तो लिखोगे ही, सामने वाला भी अगर जीएसटी का ही रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है तो फिर उसका भी जीएसटी नंबर लिखो। डेट और सीरियल नंबर, सीरियल नंबर अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए, मतलब सिर्फ नंबर होने से नहीं चलेगा, अल्फा न्यूमेरिक बिल नंबर होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो मेरे ट्यूशन सेंटर का नाम है ट्यूटोरियल बॉलीवुड, तो हम लिखेगा ऐसा कुछ टीबी स्लैश, कौन सा ईयर चल रहा है अभी 23-24, तो 23-24 स्लैश, अब मान लो ये पहला बिल है तो 01, दूसरा बिल है तो 02, मतलब अल्फाबेट भी होना चाहिए मेरे बिल में और नंबर भी होना चाहिए। और गुड्स का डिस्क्रिप्शन सर तो बच्चा वाला बात होगी। इसके अलावा काम का बात सर HSN कोड। HSN कोड क्या होता है सर? हर प्रोडक्ट का जीएसटी डिपार्टमेंट एक कोड दे के रखे। मान लो साबुन है तो उसका कोड नंबर है। जैसा मैं एग्जांपल दे देता सर, कोई एक कोड नंबर बताइए ना ऐसा, हमको एक ही याद है। मेरे मामा जी का सुपारी का बिजनेस है, तो दादागिरी वाला सुपारी नहीं, बंदूक गोली वाला सुपारी नहीं, पान वाला सुपारी, उसका कोड है 0803। तो ऐसे हर प्रोडक्ट को जीएसटी डिपार्टमेंट है 4 डिजिट का, 4 का 6 का डिपेंड होते हैं, डिपेंड करते हैं। 4 नंबर का भी होता है, 6 नंबर का भी होता है। जीएसटी HSN कोड कभी 4 डिजिट का होता है, कभी 6 डिजिट का होता है। जिनका 5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है ना, उनको 6 डिजिट वाला HSN कोड लेना पड़ता है। अच्छा, उसका भी अलग है? हाँ, उसका भी कहानी है। तुम ऐसे समझो HSN कोड लिखा होना चाहिए। क्लियर है ये बात? किरण? यस सर। अब आता है आखिरी 2 टॉपिक में से, टाइम ऑफ सप्लाई या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, जिसको पॉट बोलते हैं। ये बहुत फेमस है इस नाम से। पॉट बताओ, पॉट बताओ। हम जब पहली बार जीएसटी पढ़ने बैठा था, हम ये कौन सा पॉट होता है, स्टील का कि लोहा का या मिट्टी वाला? तो बोला नहीं, पॉट मतलब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बताओ। टाइम ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिलिंग कौन से मंथ का है इसी पे डिपेंड करता है कौन से महीने में जीएसटी जमा करना पड़ेगा। बिल अगर जनवरी का तो जीएसटी जमा होगा फरवरी में, बिल अगर फरवरी का है तो मार्च में, मार्च का है तो अप्रैल में, अगर तुम मंथली वाला में होते हो, और ये तुम क्वार्टरली वाला में फॉलो करते हो, अप्रैल में जून का बिल है तो जुलाई में, जुलाई अगर सितंबर का बिल है तो अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बिल है तो जनवरी में। मतलब जब क्वार्टर खत्म हो रहा है अगला महीना, और मंथली हो तो मंथ खत्म हो रहा है तो अगला महीना, नेक्स्ट मंथ ऑफ द मंथ और नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, उस दिन तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है। तो सर नॉर्मल गुड्स में तो आप हमको पढ़ाई दिए थे, डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर, जिस दिन बिल बना या जिस दिन बिल बन जाना चाहिए था, व्हिचएवर इज अर्लियर will be your point of taxation in normal goods. I repeat, goods के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में, सर ये नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होता है बताएंगे अभी 2 मिनट में, फिलहाल केवल जो बोल रहे हैं वो याद करना। सर नॉर्मल गुड्स के केस में क्या रूल है? डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर। सर बोलना क्या चाहते हैं? जिस दिन बिल बना या जिस दिन बिल बन जाना चाहिए था, whichever is earlier will be your point of taxation. हम माल भेजा आपको 25 अप्रैल को, बिल बनाया 2 मई का, सर जी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? 25 अप्रैल, whichever is earlier। डिपार्टमेंट बोला भाड़ में जाओ, तुम बिल कौन सा दिन का बना रहे हो, तुम बुद्धि लगा रहे हो। अप्रैल में माल बेचे, मई में बिल दिखा के जून में जीएसटी देना चाह रहे हो, 1 महीना लटका के। सर ऐसा तो अरे बाप मेरा, हमको भी पता है ये होता नहीं है, क्योंकि ये रूल में लिखा है इसलिए नहीं होता। सर ऐसा होता है, होने को इंडिया में से होता है, वो छोड़, ठीक है, होने को इंडिया में क्या नहीं। तो सर इसमें कोई रूल है क्या कि फाइन लगेगा या पेनल्टी? हाँ, अगर पकड़ा जाएगा तो फाइन पेनल्टी है। पिछला मंथ के हिसाब से 1 महीना लेट हो गया ना, 1 महीने का इंटरेस्ट विद पेनल्टी, अगर ये इंटेंशनल है तो वो लोग डिसाइड करेगा, तुम साबित करेगा। हाँ, कि सर गलती से हो गया, जो भी है 25। अगर यहाँ पे क्या बोला, अच्छा उल्टा बात, हम बिल बना दिया था 23 मई को,
23 मई को हम बिल बना दिया था, लेकिन मेरा गुड्स एक्चुअली में निकला मेरे यहाँ से 2 जून को। कौन सा माने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन? 23 मई की 2 जून। 23 मई को हम बिलिंग कर दिया है, बिल बन गया था 23 मई की डेट का, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी से बातचीत फाइनलाइज होकर गुड्स गया 2 जून को। तो बिल बनना चाहिए था 2 जून को, लेकिन बिल बन गया है 23 मई को। कौन सा डेट को माने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन? जून। Whichever is earlier, सॉरी मई। ठीक है ना किरण? यस सर। तो यहाँ पे एक ही बात याद रखना, नॉर्मल गुड्स के केस में डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस whichever is earlier, बिल बना या जिस दिन बिल बन जाना चाहिए था, दोनों में से जो डेट पहले है वही तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मान लिया जाएगा। सर ये तो आप बोले नॉर्मल गुड्स के केस में, चलो पहले नॉर्मल सर्विस के केस में क्या बोला? इनवॉइस इशूड, अगर टाइमली इनवॉइस इशू हुआ है, सुनना ये बात बहुत अच्छे से, इस टॉपिक पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और कल ही करेंगे इस टॉपिक का क्वेश्चन। हम इस टॉपिक का क्वेश्चन कल ही करेंगे क्योंकि ताजा ताजा पड़ा हुआ है। सर्विस के केस में थोड़ा सा पेचीदा है नियम। अगर बिल टाइमली इशू हो गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। क्या बोला हम? वापस बोलो मेरे साथ। अगर बिल टाइमली इशू हो गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। लेकिन अगर बिल तुम टाइमली इशू नहीं किया, तुम बदमाशी की हो, तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस whichever is earlier। सर मैं यही क्वेश्चन इनवॉइस को कंसीडर नहीं करना। कंप्लीशन सर मेरा मतलब अगर एक सर्विस है उसका तो ड्यूरेशन हो सकता है ना। देखो एक इसका सिद्धार्थ का क्वेश्चन है, एक सर्विस का तो ड्यूरेशन हो सकता है। देखो हम तुमको जैसे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम ट्यूशन, सुनना मेरा बात भाई, बोलने तो नहीं, हम तेरे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तेरा मेरा बात हुआ था सर 6 महीना में सिलेबस खत्म करना है, और हम बोला था सिलेबस खत्म करने का फीस है 25,000। ठीक है। तो यहाँ सर्विस कंप्लीट कब मानेंगे? 6 महीना जब कंप्लीट होगा तब। अब बात है उस समय बिलिंग का बात होगा। तो सर जो 6 महीना था तो उसमें मान लो 1 अप्रैल को सर्विस स्टार्ट हुआ, 6 महीने का बात हुआ था, 6 महीने कब खत्म होगा? 30 सितंबर। ठीक है ना किरण? 1 अप्रैल को हम पढ़ाना चालू किया, मेरा बात था हम 6 महीना में सिलेबस खत्म करेगा, 6 महीने का फीस होगा 24,000 रुपया। यस। अब सिलेबस खत्म हुआ 30 सितंबर को, तो डेट ऑफ कंप्लीशन क्या मान लिया? 30 सितंबर। अब डेट ऑफ पेमेंट या कंप्लीशन ऑफ सर्विस whichever is earlier। तुम अगर पैसा पहले ही दे दिया था हमको, तो डेट ऑफ पेमेंट मान ले, तुम हमको 31 जुलाई को पढ़ते, तुम अप्रैल से पढ़ना चालू किया, तेरा सिलेबस खत्म करना था 30 सितंबर को, 31 जुलाई आते आते तुमको लगा आज से टिकट ट्रैक पे जा रहे हैं, पेमेंट दे देते हैं सर, फुल पेमेंट दे गया तुम हमको 25,000। तो ये पेमेंट कब मिल गया? तो 31 जुलाई या 30 सितंबर whichever is earlier, डेट ऑफ पेमेंट या फिर कंप्लीशन ऑफ सर्विस whichever is earlier। हम काम खत्म करेंगे 30 सितंबर को, सर्विस कंप्लीट होगा 30 सितंबर को, लेकिन पेमेंट हो गया 31 जुलाई को ही। 31 जुलाई ड्यू डेट हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, पॉट हो जाएगा, पॉट। ठीक बात ना? यस। और उल्टा लो, तुम 1 अप्रैल से पढ़ना चालू किया, 30 सितंबर हो गया, तुम आए 30 सितंबर को, सर पेमेंट अगला महीना कर दे चलेगा क्या? हम बोला ठीक है, तुम अभी 31 अक्टूबर को पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर भी सर्विस कंप्लीशन और पेमेंट whichever is earlier है भैया। 30 सितंबर तक तो फाइनली बिल वो ड्यू डेट आई गया। अब मतलब सितंबर में मान लिए बिल बना, टाइम ऑफ सप्लाई अगर सितंबर है तो अक्टूबर में जीएसटी देना पड़ेगा, तो अक्टूबर में देना पड़ेगा। तो अभी बता रहे अगला महीना में जीएसटी जमा होता है, सेम मंथ में जीएसटी का फीस। सर मेरे को लगा कि इसको पार्ट तोड़ देंगे। अच्छा चलो पार्ट भी ले लेते हैं, तेरे लिए लो 3 एग्जाम्पल लेंगे, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, तेरा वाला पूरा कहानी घुमाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, गुड। यहाँ पर अब यह हो रहा है, मेरा बात हुआ था किरण पढ़ाने का, हम ये भी बोला था 6 महीना में सिलेबस खत्म करेगा, लेकिन मेरा ये भी बात हो गया था कि आज इतना पार्ट इस डेट को खत्म करेंगे, इतना पार्ट इस डेट को। मान लो मेरा बात हुआ था 4 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस में, हम बोला था पहले 1 महीना में या 1.5 महीना में हम जीएसटी खत्म करेगा,
दूसरे 1.5 महीना में हम इनकम टैक्स खत्म करेगा, तीसरा 1.5 महीना में हम इकोनॉमिक्स खत्म करेगा और चौथा 1.5 महीना में हम एंटरप्रेन्योरशिप खत्म करेगा। अब सर आपका सर्विस कंप्लीशन 1.5 महीने वाला गैप पे आ रहा है, तो जब जितना काम खत्म उतने का पेमेंट दे दो। ये हुआ सेकंड बात तेरा, अब क्लियर। और तीसरा और आखिरी बात, मान लो यही अप्रैल से लेके सितंबर तक का ही बात हुआ था। 31 जुलाई को सिद्धार्थ आया, बोला सर एक काम कीजिए ना, 24,000 में बात हुआ था तो 12,000 रख लीजिए, 12,000 रिमेनिंग बाद में दे देंगे। तो वो हमको 31 जुलाई को 12,000 दे दिए। तो हम अब 12,000 के लिए जितना रुपया मिल गया उतना में हमको जीएसटी जमा करना पड़ेगा। मतलब हम एंडिंग का वेट 25,000 का पेमेंट बनता था, ये हमको 31 जुलाई को 12,000 दे दिया। तो मान लेंगे अब 31 जुलाई को जो 12 मिला उसका तो हम अगस्त में जीएसटी जमा कर देंगे, और अब रिमेनिंग पेमेंट वो हमको सितंबर के बाद देगा, तो फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में जमा करेंगे। तो जितना पैसा मिल गया उतना के लिए तो वो रूल लग जाएगा ना, सर्विस कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट। तो बेटा जी हाँ बोलो। तो जैसे वो पार्ट वाला एग्जाम्पल था कि 4-5 में 1.5 महीने में चीजें खत्म हो रहा है, बट अगर उसमें बात ये हुआ था कि पेमेंट एट द एंड ही होगा, तभी बेटा रूल क्या गया, कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विचेवर इज अर्ली है, वो 1.5 महीने में एकदम हमको जीएसटी जमा देना पड़ेगा, भले मेरा पार्टी पैसा नहीं देगी। क्या किरण का अच्छा क्वेश्चन है कि बात हुआ था 1.5 महीना में एक सब्जेक्ट खत्म करने का, सर खत्म होता क्या लेकिन पेमेंट एंड में ही मिला, तो भी तो रूल तो वही है, कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विचेवर इज अर्ली है। पैसा मिला नहीं मिला तो क्या हुआ, सर्विस तो कंप्लीट हो गया, जीएसटी जमा करो। ठीक बात। यस सर, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। सर आप हमको जो बोले दोबारा 1 सेकंड में रिपीट कर जाइए। सर गुड्स के केस में क्या रूल होगा, जिस दिन बिल बना या जिस दिन बिल बन जाना चाहिए था विचेवर इज अर्ली है, बात खत्म। नॉर्मल गुड्स के केस में, सर नॉर्मल सर्विस के केस में 2 कैटेगरी में डिवाइड किए। क्या क्या सर, अगर बिल टाइमली बना है तो इनवॉइस और पेमेंट विचेवर इज अर्ली है, और बिल टाइमली नहीं बना है तो इनवॉइस और कंप्लीशन ऑफ सर्विस विचेवर इज अर्ली है। ठीक बात। सर ये तो हो गया नॉर्मल गुड नॉर्मल सर्विस। एबनॉर्मल क्या होता है बेटा, एबनॉर्मल कुछ नहीं, आरसीएम में बड़ा गजब नियम है। डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड या डेट ऑफ पेमेंट या इनवॉइस प्लस 31 डेज विचेवर इज अर्लियर। आई रिपीट, डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, मेरा माल आज निकला, तुम्हारे पास पहुंचा 3 दिन बाद, मेरा माल निकला 28 सितंबर को, माल पहुंचा 3 अक्टूबर को। ठीक है, ये कहानी है मेरा। तो क्या रूल बोल रहे हैं, डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड या डेट ऑफ पेमेंट, और तुम हमको पेमेंट कर रहे हैं मान लो 25 अक्टूबर को, तो रूल क्या बोल रहा है, डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, डेट ऑफ पेमेंट या इनवॉइस प्लस 31 डेज विचेवर इज अर्लियर। इनवॉइस कब बना है, अच्छा चलो इनवॉइस अक्टूबर में, इनवॉइस मेरा बन गया था मान लो 31 जुलाई को, 31 जुलाई को हम बिल बना लिया था। मेरा क्वेश्चन सुन लेना अच्छे से, 31 जुलाई को हम बिल बना लिया था, गुड्स मेरे यहाँ से निकला है, उसको रिसीव हुआ 28 सितंबर को, और वो पेमेंट किया मान लो हमको 3 अक्टूबर को। मेरा क्वेश्चन क्लियर है किरण? गुड्स का बिल कब बना, 31 जुलाई। यस। सामान कब मिला उस पार्टी को, 28 अक्टूबर, और वो पेमेंट कब किया, सॉरी 28 सितंबर, और पेमेंट कब किया, अभी ठीक है। नहीं मेरे यहाँ तो ठीक है, मेरे यहाँ हैंग नहीं हुआ। वॉइस आ रहा है किरण? तो यहाँ पे सिंपल बात, तीनों में विचेवर इज फंस गए। मेरा तीसरा वाला रूल क्या बोलता है, 31 हाँ, इनवॉइस प्लस 31 डेज। तीनों में खाली अर्लियर मत देख लेना, बिल जिस दिन बना उसमें 31 दिन भी जोड़ लेना। आरसीएम के केस में 31 जुलाई में 31 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 31 अगस्त। तो 31 अगस्त या 28 सितंबर या 3 अक्टूबर, विचेवर इज अर्लियर विल बी योर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। 28 सितंबर को हाँ, डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, 28 सितंबर को डिलीवरी डेट है क्या? 28 सितंबर को गुड्स मिला, अच्छा,
3 अक्टूबर को पेमेंट किया और 31 जुलाई को हम बिल बना के बैठ गए थे। तो रूल क्या बोलता है, 31 जुलाई प्लस 31 दिन जोड़ लो, 1 महीना जोड़ लो, मतलब वहां से। अब तीनों में से पीछे अर्लियर देख लो, यहाँ 31 अगस्त अर्लियर है, यानी मेरे को सितंबर महीने में जीएसटी जमा करना पड़ेगा। अगस्त का बट अगर वो ये डेट थोड़ा अलग होता, जैसे 28 सितंबर का 28 अक्टूबर ले लेते हैं और 3 अक्टूबर को 3 नवंबर ले लेते हैं, और वो 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त होता, तब तो 31 डेज में 1 सितंबर आ जाता, तो सर अक्टूबर में देते। हाँ बिल्कुल, तीनों डेट में विजेवर इज अर्लियर। आरसीएम के केस में 3 डेट है, तीनों में जो डेट पहले पर चल, क्या क्या है 3 डेट, गुड्स कब रिसीव हुआ, पेमेंट कब हुआ, और इनवॉइस प्लस 31 डेज, विचेवर इज अर्लियर। ठीक है, यस सर। और यही सर्विस के केस में हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट या फिर इनवॉइस प्लस 61 डेज, विचेवर इज अर्लियर। यहाँ 2 ही कंडीशन है, अगर आरसीएम का सर्विस है तो 2 ही कंडीशन है, डेट ऑफ पेमेंट या इनवॉइस प्लस 61 डेज, विचेवर इज अर्लियर। क्लियर है ये बात? यस सर। आखिरी एक टॉपिक बचता है, इसके अंदर इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए जीएसटी लगेगा। हम किरण को 1 लाख रुपए का सामान बेचे, बात हुआ था 2 महीना में पेमेंट का, और बोला था कि अगर 2 महीना में पेमेंट नहीं की तो पर मंथ 10% करके ब्याज लगेगा। किरण हुई 1 महीना लेट, 1 महीने का 10% 10,000, किरण हमको 10,000 भी देगी, 10% है ना, तो उस 10,000 के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। सब इसमें डेट ऑफ पेमेंट कौन सा मानेंगे, जिस दिन हमको वो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जिस दिन इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। सर इनकी जो बैंक में होता है ना सर, जैसे प्राइवेट ऐसे हो गया तो अलग बात है, मगर बैंक की केस में शायद ऐसा नहीं होता। ठीक है, यस सर। आखिरी टॉपिक और चैप्टर खत्म की तरफ, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं करता। प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ क्यों रहे हैं सर, जैसे ये टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ क्यों रहे थे, कौन सा महीना में जीएसटी जमा करनी, ऐसे प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट की जेब में पैसा आएगा, डेस्टिनेशन बेस्ड गुड्स है ना, यस। तो रिसिपिएंट स्टेट कौन सा वो जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, अगर प्लेस व्हेन गुड्स हैव मूव्ड, जब मेरे यहाँ से गुड्स मूव होके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जैसे बंगाल टू बिहार, देन प्लेस ऑफ सप्लाई कौन हो जाएगा, बिहार। अगर गुड्स मूव हो रहा है बंगाल से बिहार, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार हो जाएगा, नॉर्मल रूल सर, ये तो बेसिक बात था एकदम। अगर गुड्स आर डिलीवर्ड टू अदर देन बायर, मेरा गुड्स, आप रहते हो बिहार का पार्टी है, हम बंगाल का पार्टी है, आप मेरे से गुड्स खरीदे, लेकिन बोले ना 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 ना, गुड बिहार डिलीवरी मत करना, गुड डिलीवर करना राजस्थान में, तब फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि पार्टी बिहार का जो मेरे से लिया है और वो मेरे से सप्लाई करवाया राजस्थान में। किरण एक बिहार की पार्टी है, हम बंगाल का पार्टी है, किरण मेरे से माल ली, लेकिन किरण भाई हमको बिहार में मत डिलीवरी देना, अब हमको एक गुड्स को राजस्थान में डिलीवरी देना, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने सर, बिहार जीएसटी नंबर का, यस, बायर्स प्लेस को ही डिलीवरी प्लेस माना जाएगा। तो नॉर्मल रूल तो सिंपल था सर, किरण बिहार की पार्टी बिहार में सामान मंगवाई तो प्लेस ऑफ डिलीवरी बिहार ही माना जाएगा, लेकिन सर अगर किरण बिहार की पार्टी है और मंगवाई राजस्थान में, तो फिर हम मानेगा कि हम गुड बिहार ही डिलीवर की, ठीक है, क्योंकि इन्वाइसिंग वगैरह सब वही के रेट से हो रहा है, खाली बिल जा रहा है राजस्थान या गुड्स जा रहा है राजस्थान, ठीक है। फिर कोई दिल्ली का पार्टी और डिलीवरी कैलकाटा में है तो बायर्स प्लेस माना जाएगा। अब आता है नो मूवमेंट, तुम्हारा वाला क्वेश्चन है, इफ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हेन एट द टाइम ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ गुड्स शैल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। बिहार का पार्टी है, बोला हम कलकत्ता आके माल ले जाएगा आप ही के फैक्ट्री से, ठीक है, बिल भी यही का बना दीजिएगा, तो फिर मतलब जो तुम पूछा वही केस हो गया, तुम जो पूछा वही केस हो गया। ये यहाँ पर क्या होगा सर,
जिस लोकेशन में गुड्स है वही सप्लाई मानेंगे, मतलब कलकत्ता मानेंगे। हम कलकत्ता का पार्टी है, सिद्धार्थ बिहार का पार्टी है। सिद्धार्थ लेकिन बोला हमको बिहार मत दीजिए गुड्स, हम कलकत्ता आएंगे और ले लेंगे डिलीवरी। तो फिर जहाँ डिलीवरी दिया वही प्लेस ऑफ डिलीवरी लेंगे। हम कहाँ डिलीवरी दिए उसको, कलकत्ता में। क्लियर है ये बात? यस सर। सर लेकिन जिसने लिया है सर, वो जब बिहार के पार्टी का राजस्थान में पहुंचा था तब बिहार हुआ था, तो मुझे ये लगा था कि वो इनवॉइस पे जीएसटी नंबर वगैरह उसमें स्टेट नहीं, रीजन वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लेस ऑफ डिलीवरी बायर के बोलने पे खाली बदला है बिहार राजस्थान वाला केस में, लेकिन यहाँ कुछ का मूवमेंट ही नहीं हुआ सेकंड वाले एग्जाम्पल में। जिसकी गुड्स को यही लिया, हो सकता है ना वो कलकत्ता में उसको कहीं यूज कर ले। हाँ, राइट। तो मेरे लिए वही प्लेस ऑफ डिलीवरी रहेगी। और अगर असेंबल्ड गुड्स है तो अगर आप हमको बोलते हो ये गुड्स जहाँ इंस्टॉल करें वहीं पे माना जाएगा। आप एसी लिए, अब आप एसी जहाँ इंस्टॉल कराओगे वही प्लेस ऑफ डिलीवरी मान लिया जाएगा। तो असेंबल्ड गुड्स अगर होता है, जो इंस्टॉलेशन वाला कहानी होता है, तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। गुड्स के केस में आखिरी बात, मान लो आप एक पार्टी हो, आप हमको बोले देखो बिहार में मेरा ट्रांसपोर्टर है, तुम वहां तक गुड्स पहुंचा दो। अब वो ट्रांसपोर्टर वहां से लेके मेरे को गुजरात में पहुंचाए। तुम पार्टी गुजरात के हो, तुम पार्टी हो गुजरात के, हम पार्टी है बंगाल का। तुम हमको बोले बिहार में मेरा ट्रांसपोर्टर है, उसके कन्वेयंस में या उसके ट्रक में, शिप में, ऐसा बहुत बार वो डॉक वाला में होता है ना बेटा। क्योंकि इंडिया में डॉक कहाँ पे है, तो बंगाल में यहाँ पर है, गुजरात में, और एक विशाखापट्टनम में, वाइजैक में, और एक है उस तरफ रायपुर दिल्ली हो गया, उस तरफ 4-5 मान लो पोर्ट है इंडिया में, शिपिंग पोर्ट। तो आप बोलोगे ना वहाँ शिपिंग पोर्ट पे पहुंचा दो तुम सामान। तो फिर बेटा जी अगर ऐसा केस है गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड या कन्वेयंस, तो लोकेशन ऑफ गुड टेकन ऑन बोर्ड, जिस जगह से वो शिप में चढ़ा है, जिस जगह से वो ट्रक में चढ़ा है, वही जगह को प्लेस ऑफ डिलीवरी माना। तो 4 इंपॉर्टेंट बात पड़े। अगर गुड्स फिजिकली मूव हो रहा है तो जिस स्टेट में मूव हो रहा है वहाँ, लेकिन अगर बाहर के बोलने पे कहीं और जा रहा है तो बाहर का प्लेस। अगर गुड्स बाहर मेरे ही यहाँ की डिलीवरी ले रहा है तो मेरा ही जगह लोकेशन। गुड्स असेंबल हो रहा है तो जहाँ इंस्टॉल हो रहा है वहाँ, और गुड्स अगर हम कोई ट्रांसपोर्टर के पास चढ़ा रहे हैं, कोई शिपिंग में, कोई ट्रक में, कोई कन्वेयंस में, तो फिर जहाँ पर वो शिपिंग या कन्वेयंस हो रहा है वही प्लेस ऑफ डिलीवरी मान लिया गया। क्लियर है ये बात? यस सर। इम्पोर्टेड अगर गुड्स है तो लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर। एक्सपोर्ट अगर गुड्स है तो होता आउटसाइड इंडिया, तो वहाँ तो बात ही नहीं करना। सर इसमें क्या था, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है तो लोकेशन ऑफ, अगर हम फॉरेन से सामान मंगा रहे हैं तो जीएसटी लगेगा, उस पर इम्पोर्ट पे जीएसटी लगता है, कस्टम लगता है ना, कस्टम भी लगता है, जीएसटी भी लगता है इम्पोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे नहीं लगता। इम्पोर्ट पे जीएसटी और कस्टम दोनों लगता है, यहाँ कस्टम नहीं पड़ रहा, जीएसटी पड़ रहा है, इम्पोर्ट पे कस्टम लगता है। अब मान लो हम अमेरिका से माल मंगवाया, वो बॉम्बे पोर्ट उतरा और फिर कलकत्ता आया, तो क्या हुआ, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ माने, बॉम्बे पोर्ट की कलकत्ता? हाँ, तो वही बोला ना, प्लेस ऑफ इम्पोर्टर को ही डिलीवरी का प्लेस माना गया। जब प्लेस ऑफ इम्पोर्टर से जहाँ से इम्पोर्टर है। हाँ एग्जैक्टली। अब आते हैं सप्लाई के केस में, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में आते हैं, इफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो फिर प्लेस ऑफ रिसिपिएंट को ही, अगर हम जिसको सर्विस दे रहे हैं वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर उसका जो जगह है वहां मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर अनरजिस्टर्ड है और उसका लोकेशन नोन नहीं है, देन सप्लायर का प्लेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। दो बात बोला हम यहाँ पे, नंबर 1, अगर बायर जो है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिसको हम सर्विस बेच रहे हैं वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस मान लिया जाएगा। लेकिन अगर बायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर सप्लायर का प्लेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस हो तब लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो नया फ्लैट पे जीएसटी लगता है ना, तो नया फ्लैट, अब हम कलकत्ता का बिल्डर है, आप दिल्ली के पार्टी हो, कलकत्ता में नया बिल्डिंग बना रहा था, आप वो उस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना। भले ही आप दिल्ली की पार्टी है तो क्या हुआ,
जहाँ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लें। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, ये एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। फिटनेस का, ब्यूटी पार्लर का, कैटरिंग का, हेल्थ प्लेस का सर्विस में क्या होगा? बस सुनना, ये कोर्ट का डिसीजन है किसमें हुआ। ये हम कलकत्ता का एक ब्यूटी पार्लर चलाते हैं या हम कलकत्ता में कैटरिंग सर्विस चलाते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसका सब कुछ कलकत्ता में ही है, लेकिन वो डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं जाके हिमालय का पहाड़ी में। तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने? पार्टी कलकत्ता का, हम भी कलकत्ता का, बट उसका शादी हो रहा है हिमालय का पहाड़ी में या राजस्थान में या शिलोंग में या बैंकॉक में। क्या मतलब है? हमको तो सर क्या हम यहीं पे मेकअप कर दे दुल्हन का और यहीं से बोले बस ट्रेन में चढ़ जा सिमरन जी ले प्लीज नहीं। समझ मतलब कैटरिंग सर्विस या फिर कोई सर्विस? कोई भी ऐसा सर्विस हाँ। हम यहाँ कैसे दे, हम खाना ये बना देते, ले जाओ। अब तुम्हारा मेहमान खा के बीमार पड़े तो मरे हम जाएंगे नहीं ना, हम वहाँ जाके खाना बनाएंगे। हम कैटरर कलकत्ता के, हम ब्यूटी पार्लर कलकत्ता में चलाते हैं, तुम भी कलकत्ता की पार्टी है, लेकिन तुम शादी वहाँ जाके कर रहे हो, तब वहीं जाके सर्विस देना पड़ेगा। सर वही पे हाँ, तो सर्विस जहाँ परफॉर्म हो, रूल क्या बोला? जहाँ सर्विस परफॉर्म हो। ठीक है, तो ये था Yes, sir. जीएसटी का काम।